नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं इस धमाकेदार वीकली करंट अफेयर की सेशन में। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पिछले एक सप्ताह में घटे हुए सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, ठीक है, और उनसे बनने वाले टॉप 50 करंट अफेयर्स की चर्चा आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ 50 प्रश्न यानी हम क्विज फॉर्म में करेंगे और उसके बाद कुछ लगभग 50 से 60 प्रश्न जो है कि वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे अगर उसकी बात हो तो इसमें हम मिसलेनियस टॉपिक्स को कर रहे होंगे, नेशनल इश्यूज को कवर कर रहे हैं, इंटरनेशनल इशूज से रिलेटेड जितने भी न्यूज है उनको कवर कर रहे हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, पर्सन इन न्यूज से रिलेटेड, समिट या कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनने वाले हैं, जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, सारा का सारा इस क्लास में हमने शामिल कर लिया है। ध्यान रखिएगा, ये वीकली क्विज आपका होने जा रहा है, वीकली वन लाइनर आपका होने जा रहा है, तो आप लोग हो जाइए तैयार। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर ये किन किन क्लासेस के लिए होगा या फिर किस किस एग्जाम के लिए होगा। तो प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, यह जो आपका करंट अफेयर की क्लास है लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगफुल होने वाला है। जैसे कि अगर बात करें यूजफुल कैसे होने वाला है, जैसे बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, ऑल स्टेट गवर्नमेंट यानी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी है, अगर आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए भी है, ठीक है। यानी यह जो क्लास है वह हर एक तरीके के स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए, करंट की क्लास कोई स्पेसिफिक नहीं होती है, बात ध्यान रखिएगा। करंट का मतलब ये होता है कि जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं, उन्हीं को बताना और उन्हीं से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वे आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं होता कि ये वाला जो करंट हुआ यूपीएसआई में पूछेगा, यह वाला जो करंट हुआ है सीयूटी में पूछेगा, यह वाला जो करंट हुआ एसएससी में पूछेगा। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो बातें हैं उसी को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो हमारी क्लासेस चल रही है, कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं, तो एड्रेस है त्रिलोचन महादेव, जौनपुर यूपी 62, ठीक है। कंटैक्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है ताकि आप किसी प्रकार का पीडीएफ चाहें या फिर कुछ पूछना चाहें किसी वैकेंसी के बारे में, किसी भी डाउट के बारे में, तो आप जो है कि इस पर व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए आज के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। चूंकि हमने बताया कि यहाँ पे आज हम जो कि लगभग 50 एमसीक्यूज के फॉर्म में, 50 क्विज के फॉर्म में करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो पहला हमारा जो प्रश्न है वह यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है। 4 ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। जो उत्तर है उसको मैंने ऑलरेडी हरे कलर में रंग रखा है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत जो है कि वह पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार, जो कि अर्थशास्त्र के संबंध में दिया जाता है, उससे सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनको दिया क्यों गया? तो यह पुरस्कार उनके 1991 के आर्थिक सुधारों में निर्णायक योगदान और राष्ट्र निर्माण में आर्थिक नीतियों के प्रति उनके समर्पण के लिए दिया गया। यह पुरस्कार जो है कि यह पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जहां पे उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने यह पुरस्कार एक्सेप्ट किया या ग्रहण किया दोस्तों, ठीक है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न क्या है? देखिए, यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री, इनको साइलेंट पीएम भी कहा जाता था। ये भले साइलेंट पीएम के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन इनका जो काम है काफ़ी बड़ा काम था, ठीक है। इनका काम धमाका मचा देता था, एकदम धमाल मचा देता था, है ना। सोचिए, आर्थिक मंदी से उबारने वाले प्रधानमंत्री बहुत ही ज़बरदस्त थे। चलिए आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि श्रीनिवास इंजेटी को किस संस्थान का, किस इंस्टीट्यूशंस का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इनको नियुक्त किया गया एनएससी का। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्रीनिवास इंजेटी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी के गवर्निंग बोर्ड का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति सेबी की मंजूरी के साथ हुई और इसका मुख्य उद्देश्य नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ाना है। श्रीनिवास इंजेटी 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनके पास प्रशासनिक और वित्तीय नियामकीय क्षेत्रों में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव रहा है। कितना दोस्तों? तो 40 वर्षों से अधिक का अनुभव इनके पास है। किसके पास? किसके पास? तो आप कहेंगे श्रीनिवास इंजेटी के पास, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है, सॉरी तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कहता है दोस्तों कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत ने मॉरिशस में किस परियोजना में समर्थन दिया, है ना। ये जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारत ने मॉरिशस के अंदर जाकर के किस परियोजना को समर्थन दिया है, तो यहाँ पे उस परियोजना का नाम हो जाएगा तामारिंड फॉल्स फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना। ठीक है, ये नेता है मॉरिशस के और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इनके बीच या कहें कि मॉरिशस को सपोर्ट किसने किया, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में समर्थन किसने दिया है, तो भारत ने दिया है। मॉरिशस की वह कौन सी योजना थी, तो तामारिंड फॉल्स फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना थी। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो मॉरिशस है, तो 11 सितंबर 2025 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत आए थे, जिनका नाम है नवीन चंद्र गुलाम। ये भारत के औपचारिक दौरे पर आते हैं और इस दौरे के दौरान ही भारत और मॉरिशस के 7 महत्वपूर्ण एमओयूज पर और कई सहयोग परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए, जो दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र यानी इंडियन ओशियन रीजन में भारत की भूमिका को बढ़ाने का प्रतीक है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कब बनी। देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ और आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ और जताने की कोशिश करूँ, जताना नहीं बताना है जी, जताने में ज़्यादा हो जाएगा। चलो, सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो भैया ये कब बनी, तो 12 सितंबर 2025 को बनी है। आप जानते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पर ये सुशीला कार्की। आप जानते हैं दोस्तों कि नेपाल के अंदर जेन जी, जो जेन जी होता है, जेन जी का मतलब क्या होता है, जिनको जेन जेड भी लिखा जाता है, ये वही लोग होते हैं जिनका जन्म 1997 से लेकर कब से कब तक, 1997 से लेकर के 2012 के बीच में हुआ रहता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, जेन जी कहा जाता है। तो जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में जो लोग भी पैदा हुए हैं, इन लोगों का आंदोलन नेपाल के अंदर होता है और उन्होंने पूरे सरकार को उलट पुलट करके रख दिया। और ये जो आंदोलन चला था, क्यों चला था, तो ध्यान सुनिएगा। पहली बात इसका व्याख्या देखते हैं। कहता है नेपाल में 12 सितंबर 2025 को सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाली सेना और जेन जी प्रतिनिधियों की सहमति से अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया। यह ऐतिहासिक निर्णय देश में भ्रष्टाचार और शासन की विफलताओं के खिलाफ जेन जी के नेतृत्व में हुए बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया था दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे 5वें प्रश्न पर। ठीक है, 5वां प्रश्न क्या कहता है, 5वां प्रश्न हमारा कहता है कि वित्तीय वर्ष या वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रत्न और आभूषण निर्यात कितना रहा। जो वित्तीय वर्ष 24-25 रहा, इसमें जो भारत का रत्न है ना, जानते हैं भाई, है ना, हीरे जवाहरात सोना, है ना, आभूषण निर्यात कितना रहा, तो भैया वह 32 बिलियन डॉलर। ठीक है, 32 बिलियन डॉलर रहा। तो ध्यान रखिएगा 11 से 13 सितंबर 2025 तक जिद्दा और सऊदी अरब में जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी GJEPC, है ना, GJEPC होता है ना। तो GJEPC द्वारा आयोजित सऊदी अरब ज्वेलर एक्सपोजिशन यानी SAJEX 2025 का मुख्य उद्देश्य भारत और सऊदी अरब के बीच ज्वेलरी व्यापार को बढ़ाना था। भैया ये जो यहाँ पे सम्मेलन होता है या कहें कि ये जो एक्सपोजिशन होता है, यह किस लिए हुआ था, ताकि भारत और सऊदी अरब के बीच में ज्वेलरी व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। इस आयोजन में भारत का वाणिज्य मंत्रालय, रियाद में भारतीय दूतावास और जिद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सहयोग किया। किसका, इस बैठक का, जिससे भारतीय ज्वेलरी निर्यातकों को खाड़ी क्षेत्र में अपनी पहुँच बढ़ाने का भी अवसर मिला। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे छठे प्रश्न में। छठा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, छठा प्रश्न हमारा कहता है कि भारत सरकार और ADB का मतलब होता है एशियाई विकास बैंक। ठीक है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने टिहरी झील क्षेत्र के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 126.42 मिलियन। तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी ABD ने 10 सितंबर 2025 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में सतत समावेशी और जलवायु लचीला पर्यटन विकास परियोजना के लिए 126.42 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया। इस समझौते का उद्देश्य टिहरी झील क्षेत्र को साल भर चलने वाले पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। ये जो पैसा भैया जो ऋण समझौता होता है, फिर इतना जो समझौता किया जाता है, किस लिए हुआ था, तो जो टिहरी झील क्षेत्र है वहाँ पर पूरे साल भर पर्यटक आते रहें
इसके लिए वहाँ पे विकसित किया जाएगा, विकास किया जाएगा उस क्षेत्र का, ठीक है, उस टिहरी झील का, जिससे आर्थिक समावेश, पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलता सुनिश्चित हो सके। आई बात समझ में दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न सातवां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। सातवां प्रश्न कहता है कि 11 सितंबर 2025 को भारत ने कितनी गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने की घोषणा किया। तो दोस्तों 250 गीगावाट। कितना? 250 गीगावाट। यानी 11 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत ने 250 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल करती है और 2030 तक 500 गीगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जैसा कि पेरिस समझौते में तय भी किया गया था। तो भैया भारत क्या है? भारत 250 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? 8वां प्रश्न कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 343। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, चाहे विश्व हिंदी दिवस भी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यह दिवस 1949 में संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने की ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है। यानी 1949 का समय था जब 14 सितंबर को हिंदी को संविधान सभा ने कहा कि भैया इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। हालांकि शुरुआत में 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को भी इसके साथ साथ उपयोग करने का प्रावधान रखा गया था। कितने वर्षों के लिए? शुरुआत में 15 वर्षों के लिए कहा गया था भाई अंग्रेजी को भी इसके साथ साथ उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका अगला प्रश्न है। बात करेंगे आगे 9वें प्रश्न की। ठीक है, अब 9वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। कहता है कि IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है? IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दुबई में खोला है। कहाँ पे? दुबई के अंदर। तो 11 सितंबर 2025 को भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोल करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। यह कदम भारत UAE की मजबूत होती शैक्षणिक साझेदारी को दर्शाता है और भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के वैश्विक विस्तार के लक्ष्यों के अनुरूप है। और इस उद्घाटन समारोह में दुबई के क्राउन प्रिंस भी आए थे, जिनका नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी क्या लिया था? भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 10वां प्रश्न पर। 10वां प्रश्न क्या कहता है? 10वां प्रश्न आपसे कहता है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क घोषणा का प्रस्ताव किन देशों ने रखा था? न्यूयॉर्क घोषणा। तो भैया न्यूयॉर्क घोषणा का जो प्रस्ताव है वह फ्रांस और सऊदी अरब ने रखा था। बोलो किसने? तो फ्रांस और सऊदी अरब ने रखा था दोस्तों। तो 12 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक महत्वपूर्ण न्यूयॉर्क घोषणा को अपनाया गया। ये जो न्यूयॉर्क घोषणा थी था क्या? करा कि इसमें इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए 2 राष्ट्र समाधान का पुरजोर समर्थन किया गया। दो राष्ट्र समाधान का, यानी इजराइल अलग रहेगा, फिलिस्तीन अलग रहेगा। और यह प्रस्ताव जो कि फ्रांस और सऊदी अरब द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? फ्रांस और सऊदी अरब द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे 142 देशों के भारी बहुमत ने पारित किया, जिसमें भारत भी शामिल था। अब दोस्तों आपको एक बात बता देते हैं, जो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र का महासभा की बैठक हर साल सितंबर महीने में होती है और यहीं पे क्या होता है? तरह तरह के अध्यक्ष, तरह तरह के उपाध्यक्ष, तरह तरह के निर्णय लिए जाते हैं। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे जो इजराइल है, इजराइल को भी फिलिस्तीन को भी देश का दर्जा नहीं दिया गया है। इजराइल का भी वही हाल है। तो यहाँ पे ये बात हुआ, सऊदी अरब और फ्रांस ने ये प्रस्ताव रखा कि इनको क्या किया जाए? 2 राष्ट्र का जो है कि 2 राष्ट्र के रूप में बांट दिया जाए। ठीक है, तो इसके समर्थन में लगभग 142 देश है। भारत भी इसमें से एक था, लेकिन अमेरिका और कहाँ गया जी? हाँ, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन, ये 2 ऐसे देश हैं जो इसके समर्थन में नहीं है। ये यहाँ पे मेंशन मैंने नहीं किया, लेकिन ये दोनों रहेंगे। ध्यान रखिएगा, इसके लिए कौन सा घोषणा अपनाया गया? तो न्यूयॉर्क घोषणा अपनाया गया था। यह बात याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए यहाँ पे यूएन जो यूएनजी होती है यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, बैठक कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे 11वां प्रश्न। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से लेकर के 15 सितंबर 2025 के बीच कुल कितने राज्यों का दौरा किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से लेकर 15 सितंबर के बीच कुल 5 राज्यों का दौरा किए, यानी 5 राज्यों में ये गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से लेकर 15 सितंबर 2025 तक पूर्वी भारत के 5 राज्यों, कौन कौन से राज्य भैया, मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने 71,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और दौरे की शुरुआत 13 सितंबर को मिजोरम से हुई थी, है ना। पहले मिजोरम गए, उसके बाद जो है कि अलग अलग राज्यों में जाते हैं। तो जब मिजोरम में जाते हैं तो जहां आइजोल में लगभग 9,000 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण किया। कहाँ पे भैया, मिजोरम की राजधानी आइजोल के अंदर। ठीक है, 12वां प्रश्न, ये देखिए हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, 12वां प्रश्न कहता है कि परियोजना के कारण कौन सी संकटग्रस्त समुद्री प्रजाति खतरे में आ सकती है ना। किस परियोजना के कारण, ठीक है, कहें कि जो परियोजनाएं लाई जा रही हैं इसके कारण कौन से संकटग्रस्त समुद्री जीव या समुद्री प्रजाति खतरे में आ सकती है, तो उसका नाम है लेदरबैक समुद्री कछुआ। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख समुद्री और हवाई कनेक्टिविटी हब बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी रणनीतिक परियोजना की भी घोषणा किया है। और यह जो है कि 72,000 करोड़ की परियोजना विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है और इसे 30 वर्षों की अवधि में पूरा किया जाएगा। कितने वर्षों की भैया, 30 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, 13वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि अगस्त 2025 में खुदरा महंगाई दर यानी CPI कितना था। तो भैया इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.07%। यानी अगस्त 2025 में खुदरा महंगाई दर, जिसको CPI भी कहते हैं, ये बढ़ करके 2.07 हो गया, जो कि जुलाई के 1.61 से 46 बेसिस पॉइंट की वृद्धि को दर्शाती है। यह आंकड़ा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी किया गया है। हालांकि यह दर भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य से अभी भी काफ़ी कम है। शहरी महंगाई 2.47% और ग्रामीण महंगाई 1.69% की तुलना में यह काफ़ी अधिक रही। ठीक है, यानी जो शहरी महंगाई है वह ग्रामीण महंगाई की तुलना में क्या है, काफ़ी अधिक है। ठीक है, और वैसे भी आप जानते हैं गांव में चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, शहर में महंगी मिलती हैं चीज़ें। ठीक है, तो भैया आपकी जेब से पैसा निकलता जाता है। चलिए बात करते हैं 14वें प्रश्न की। कहता है कितने बीमा कंपनियों ने NHAI के ISB कार्यक्रम में भाग लिया। तो भैया 12 बीमा कंपनियों ने, कितने, 12 है। तो भाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने ठेकेदारों के लिए 10,000 करोड़ से अधिक के इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड यानी ISB जारी करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जुलाई 2025 तक कुल 10,369 करोड़ रुपए के ISB जारी किए जा चुके हैं, जिनमें 12 बीमा कंपनियों ने भी भागीदारी की है। इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड एक त्रिपक्षीय समझौता है जिसमें बीमा कंपनी ठेकेदार की ओर से एक वित्तीय गारंटी भी देता है। दोस्तों याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें हमने लिया हुआ है। ठीक है, 15वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है। जो भारतीय नौसेना इसने कमीशन किया है 3D एयर सर्विलांस रडार को। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लांजा N। क्या नाम है जी, लांजा N है। वो ध्यान सुनिएगा, ये क्या करेगा, जो सर्विलांस रडार है 3D एयर सर्विलांस रडार है, क्या करेगा। तो भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से एकीकृत लांजा N 3D एयर सर्विलांस रडार को कमीशन करके रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह रडार नौसैनिक युद्धपोतों पर हवाई खतरों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है हालांकि। ठीक है, तो ये जो आपका रडार है ये क्या करेगा, ये रडार बताएगा कि जो भारत की समुद्री पोत हैं यानी कि जो समुद्री जहाज है उस पर अगर हवाई हमला हो रहा है तो कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका पता लगाने के लिए इसको डिजाइन किया गया, बनाया गया है। तो जिसकी अधिकतम रेंज कितना होगा, 474 किलोमीटर ना, यानी 474 किलोमीटर के आसपास के एरिया में अगर कोई भी हमला होने वाला होगा इसके
जहाज़ों पर तो इसका पता है लगा लेगा। और यह 1 लाख फीट की ऊंचाई तक के लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। यानी अगर ऊंचाई में देखा जाए तो 1 लाख फीट की अगर ऊंचाई पर कोई भी चीज़ें हैं, चाहे जहाज हो, पक्षी हो, कोई भी हो, उन सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, जो रडार बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं आगे 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या कहता है? 16वां प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बैरागी सरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो बैरागी सरांग रेलवे लाइन, ये सब छपने वाले प्रश्न हैं। यह इसका उद्घाटन मिजोरम राज्य में किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बैरागी सरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है, जो कि कितना किलोमीटर लंबा है? तो 51 किलोमीटर लंबा है। लगभग 8,000 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना मिजोरम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। और यह नई रेलवे लाइन बैरागी, जो असम मिजोरम सीमा के पास स्थित है, इसको सरांग से जोड़ती है, जो आइजोल से लगभग 20 किलोमीटर दूर है दोस्तों। इसीलिए इसका पूरा नाम बैरागी सरांग रेलवे लाइन रखा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? ये प्रश्न कहता है कि पांडुलिपि धरोहर के माध्यम से भारत की यान परंपरा की पुनः प्राप्ति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों यह जो सम्मेलन हुआ कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ। ठीक है, आना नहीं रहेगा, व्यांज रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? व्यांज रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के व्यांज भवन से संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की पांडुलिपि धरोहर को संरक्षित और पुनर्जीवित करने की ऐतिहासिक पहल शुरू किया। यह सम्मेलन पांडुलिपि धरोहर के माध्यम से भारत की विंजान परंपरा की पुनः प्राप्ति विषय पर 11 से 13 सितंबर 2025 तक आयोजित हुआ, जिसमें देश विदेश के 1000 से अधिक विद्वान और संस्थान जुड़े थे। इस आंदोलन में, या कहें कि इसे सम्मेलन में, आंदोलन नहीं कहेंगे, सम्मेलन कहेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है 18वां, कहता है कि भारत और नॉर्वे की हालिया वार्ता में कौन सा विषय प्रमुख रूप से शामिल था? भारत और नॉर्वे क्या करते हैं, हाल में ही क्या करते हैं, वार्ता करते हैं, जिसमें किन्हीं बातों पर या किन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते। तो मुद्दा कौन सा था? तो मुद्दा था वैश्विक सुरक्षा और समुद्री सहयोग था दोस्तों। यानी भारत और नॉर्वे के बीच हालिया वार्ता वैश्विक सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर केंद्रित रही, जिसमें दोनों देशों ने परमाणु और पारंपरिक हथियार नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर दिया। वार्ता में अप्रसार संधि यानी NPT और रासायनिक हथियार संधि यानी CWC जैसे बहुपक्षीय ढांचों की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए मौजूदा भू राजनीतिक तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानदंडों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई गई। ध्यान देना दोस्तों, जो NPT हुआ थे 1967 में होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि। CWC को कहते हैं केमिकल वेपन कन्वेंशन। यह 1997 में हुआ था दोस्तों। इसमें 193 सदस्य इसके हैं, जो लोग ये मान चुके हैं कि उनको जो है कि रासायनिक हथियार नहीं बनाने हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को, सारे प्रश्नों से रिलेटेड जो है कि हम प्रश्न ऑलरेडी आपको लगा रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते चलिएगा। 19वां प्रश्न कहता है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में कौन नियुक्ति कब हुई? यानी AIIA नई दिल्ली की नए निदेशक की नियुक्ति कब हुई? जो नए दिल्ली के नए निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं, उनकी नियुक्ति कब हुई थी? तो दोस्तों 13 सितंबर 2025 को हुआ था। कब हुआ था? 13 सितंबर 2025 को हुआ था। ठीक है, अच्छा पढ़ना है तो पढ़ लीजिए और समझा देते हैं। ठीक है, तो कहता है कि 13 सितंबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA नई दिल्ली में नए निदेशक की नियुक्ति की गई, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष या कहें कि सेवानिवृत्त तक रहेगा। और यह पदभार संभालने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के क्या थे जी? कुलपति थे। क्या थे? जोधपुर के कुलपति थे। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कुल कितने वरिष्ठ सिविल सेवकों की नियुक्तियां की गई है ना? प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए, इस उद्देश्य के लिए कितने वरिष्ठ सिविल सेवकों की नियुक्तियां की गई है? तो 35 या
35। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने क्या किया, प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने और मंत्रालयों में कई नेतृत्व क्षमता लाने के उद्देश्य से 35 वरिष्ठ सिविल सेवकों की नियुक्ति की है। यह आदेश कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इन नियुक्तियों में कई मंत्रालयों, विभागों और संवैधानिक पदों पर जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न हमारा क्या कहता है जैस्मिन लैम्बोरिया ने किस वजन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो ये जो कि 57 किलोग्राम वर्ग में क्या जीती हैं, स्वर्ण पदक जीती हैं। यानी जैस्मिन लैम्बोरिया ने 57 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय महिला मुक्केबाजी में ऐतिहासिक सफलता दर्ज किया। उन्होंने पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को 4-1 से स्प्लिट डिसीजन से हराया और यह उनके करियर का पहला विश्व चैंपियन स्वर्ण पदक भी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मिली हार के बाद यह जीत उनकी मजबूत वापसी का प्रतीक बन रही। किसकी भैया? जैस्मिन लैम्बोरिया का। ठीक है, ये क्या हुआ था, ये जो है कि हार गई थी पेरिस ओलंपिक 2024 में ही, लेकिन अब ये यहाँ पर जब ये 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीती हैं तो इनका मनोबल जाहिर सी बात है काफ़ी हाई होगा दोस्तों। बात करते हैं आगे 22वां प्रश्न की। 22वां प्रश्न कहता है कि 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स का आयोजन किस शहर में हुआ? 77वें। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉस एंजलिस में। कहाँ हुआ दोस्तों? लॉस एंजलिस में। यानी 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स का आयोजन 14 सितंबर 2025 को लॉस एंजलिस के पीकॉक थिएटर में हुआ। कहाँ हुआ? पीकॉक थिएटर में हुआ। यह समारोह टेलीविज़न उद्योग में कला, संस्कृति और मनोरंजन की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। इसका सीधा प्रसारण CBS चैनल पर हुआ और इसे प्रोमाउंट प्लस पर स्ट्रीम किया गया, जो अमेरिका के संस्कृति प्रभाव दक्षता को भी, या कहेंगे जो अमेरिका के संस्कृति के प्रभाव दक्षता या क्षमता को भी दिखाता है। बात करें दोस्तों आगे 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या कहता है? 23वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये आयोजन हुआ नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन 15-16 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ जी? 15-16 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। यह 2 दिवसीय सम्मेलन आगामी रबी फसल सीजन यानी 2025-26 के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। क्योंकि सर रबी का फसल अभी, हाँ तो भैया जो रबी का फसल होता है वह अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है। कब बोया जाता है? वह जो कि अक्टूबर और नवंबर में क्या किया जाता है? बोया जाता है या फिर लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है विश्व रोगी दिवस या विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो जब विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जी? स्वास्थ्य सेवाओं को सुरक्षित रखना या सुरक्षित बनाना, रोगी सुरक्षा के प्रति वैश्विक जागरूक बढ़ाना और इस क्षेत्र में सरकार, स्वास्थ्यकर्मियों और मरीजों को एकजुट करना है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन या कहें कि WHO की एक पहल है। कौन सा? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस क्या है? 17 सितंबर को मनाया गया, जो कि क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है या कहें कि WHO की एक अच्छी पहल है। ठीक है, बात करेंगे आगे 25वां प्रश्न की। 25वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? कहता है अल्बानिया ने, किसने? अल्बानिया ने दुनिया का पहला AI स्तर का या पहला कैबिनेट स्तर का AI मंत्री किस नाम से नियुक्त किया है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों DLR। ये है DLR। ठीक है, ये AI मंत्री हैं। ये क्या है? ये AI मंत्री हैं, यानी कि ये वास्तविक नहीं है ना। तो अल्बानिया ऐसा देश बन गया दूसरा का। तो अल्बानिया ने इतिहास रचते हुए दुनिया का पहला ऐसा देश बना या बनने का गौरव हासिल किया है जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से कैबिनेट स्तर पर मंत्री नियुक्त किया है।
इस एआई मंत्री का नाम डिएला रखा गया है, जिसका अर्थ अल्बानियाई भाषा में सूरज होता है। और डिएला कोई इंसान नहीं बल्कि ई अल्बानिया पोर्टल पर बनाया गया वर्चुअल अवतार है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है। एक आपको जो है कि जितने भी यहाँ पे करंट अफेयर करा रहे हैं सारे के सारे करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो एक भी छोड़ना नहीं है। 26वां प्रश्न कहता है कि 14 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति सचिव नियुक्त किए गए अमित खरे। अच्छा, अभी कुछ यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा उल्टा था, आप सही है, मैं समझाता हूँ। कहता है 14 सितंबर 2025 को जो उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, उपराष्ट्रपति सचिव नियुक्त किए गए अमित खरे, उपराष्ट्रपति और सचिव पद पर भी रहते, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति सचिव नियुक्त किए गए अमित खरे किस कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं? तो ये जो है कि झारखंड कैडर के रहे हैं। तो 14 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमित खरे को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो कौन थे? जो अमित खरे थे, जो कि आईएएस अधिकारी भी रह चुके थे। इनको जो है कि अभी जो नए नए उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन, उनके अधिकारी के रूप में या कहें कि उनके सचिव या सेक्रेटरी के रूप में अमित खरे को नियुक्त किया गया है। और यह नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के अनुबंध पर किया गया है और इसे मंत्रिमंडल का नियुक्ति समिति ने स्वीकृति प्रदान किया। और अमित खरे जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। बात करते हैं आगे 27वां प्रश्न की। 27वां प्रश्न कहता है कि सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो बेटा प्यारे दोस्तों, आनंद कुमार वेल कुमार ने जीता। तो आनंद कुमार वेल कुमार ने क्या किया? 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक को जीता। किसको भैया? स्वर्ण पदक यानी कि सोना, ठीक है। बात करते हैं आगे 28वां प्रश्न की। 28वां प्रश्न कह रहा है कि अगस्त 2025 में आईसीसी पुरुष माह यानी कि आईसीसी मेंस, है ना, आईसीसी मेंस मैन ऑफ द मैच का आईसीसी मेंस ऑफ द मंथ, ठीक है, आईसीसी मेंस ऑफ द मंथ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? फिर आईसीसी वर्ल्ड कहाँ गया जी? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, किसको चुना गया? तो इसको चुना गया मोहम्मद सिराज को, है ना। तो आईसीसी अगस्त 2025 में भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आईसीसी पुरुष माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, जो उनके करियर का बेहद ही अहम मुकाम होगा उनके लिए। और यह सम्मान उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के अंतिम टेस्ट में उनके शानदार प्रदर्शन के कारण मिला, ठीक है। किसको? तो मोहम्मद सिराज को। इनको क्या मिला जी? आईसीसी पुरुष ऑफ द मंथ, ठीक है, क्या? प्लेयर ऑफ द मंथ ये बनते हैं दोस्तों। बात आती है आगे 29वां प्रश्न की। 29वां प्रश्न क्या कहता है? 29वां प्रश्न कह रहा है अगस्त 2025 में आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया? भैया आईसीसी मेंस ऑफ द मंथ तो आप जान गए, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जान गए, तो आईसीसी मेंस नहीं बल्कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी? तो बनती है आर्ला प्रेंडरगास्ट। कौन बनती है? आर्ला प्रेंडरगास्ट। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर इनका चित्र भी मैंने लगाया, आप लोग देखते हुए चलिएगा दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न कहता है अगस्त 2025 में आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ है किसे चुना गया? तो भैया वो आर्ला प्रेंडरगास्ट को चुना गया। फिर आगे कहता है डेविस कप 2025 वर्ल्ड ग्रुप 1 टाई में भारत ने किसको हराया? तो भैया ये स्विट्जरलैंड को हराया। भारत ने किसको हराया? स्विट्जरलैंड को। डेविस कप जो है कि फुटबॉल में खेला जाता है, फुटबॉल खेल का एक प्रकार का कप होता है, आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या फुटबॉल दिख रहा है? तो ए में फ्रांस, बी में दक्षिण अफ्रीका, सी में स्विट्जरलैंड और डी में जापान है, ठीक है। एक सेकेंड। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि जैसे भैया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? मोहम्मद सिराज बने। उसी प्रकार से आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया? तो वो चुना गया आर्ला प्रेंडरगास्ट को, ठीक है। आई बात समझ में? अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि अच्छा वो हो गया था, मैं बताया। 30वां प्रश्न है, कहता है डेविस कप 2025 वर्ल्ड ग्रुप फर्स्ट टाई में भारत ने किस देश को हराया था? तो वह स्विट्जरलैंड को हराया था। तो डेविस कप जो है कि ये फुटबॉल से जुड़ी हुई है। तो डेविस कप 2025 में वर्ल्ड ग्रुप 1 टाई में भारत ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा करके एक ऐतिहासिक जीत हासिल किया। और यह मुकाबला कहाँ खेला गया था? तो वीएल स्विट्जरलैंड के अंदर ही खेला गया, जहां भारतीय टीम ने 9वीं वरीयता प्राप्त टीम को मात दिया। और इस जीत के हीरो भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल रहे, जिन्होंने रिवर्स सिंगल्स मैच में हेनरी बर्नेट को 6-1 और 6-3 से हरा करके भारत की जीत सुनिश्चित
किया दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है कि नई माइक्रोसाइट पर नोटों के किस सुरक्षा फीचर को एनिमेशन के माध्यम से समझाया गया है दोस्तों? तो ये प्रश्न अभी मैंने आपको पिछले हफ्ते ही पिछले 2-3 दिन पहले ही बताया था। तो भैया इसका नाम है कलर शिफ्टिंग इंक, है ना। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, इसने जनता को भारतीय बैंक नोटों के डिजाइन और सुरक्षा विशेषताओं के बारे में जागरूक करने के लिए इंडिया या indiancurrency.rbi.org.in नामक एक नई माइक्रोसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य यही है कि नकली नोटों के खतरे को कम करना और लोगों को नोटों की सुरक्षा तत्वों की सही जानकारी देना है। यानी कि आरबीआई इस वेबसाइट के माध्यम से अपने असली नोटों की सभी पहचान को आपको बताएगा। इसके माध्यम से आप असली और नकली नोट का पहचान कर सकेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है बम्बू डे। ठीक है, तो कहता है बांस को अक्सर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो बांस को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है और यह हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 18 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व बांस दिवस बांस के पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित होता है। बांस एक तेजी से बढ़ने वाली नवीकरणीय घास है, यानी बहुत तेजी से बढ़ने वाला एक प्रकार का घास है जो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके वातावरण को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। यानी जो बांस है, अब बड़ा बड़ा दिख करके उसको पेड़ मत कह दीजिएगा, ये घास की ही एक प्रजाति है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, बड़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और हमें और आपको सुरक्षित हवा मुहैया कराती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, सुनिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 16 सितंबर 2025 को अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स किसने उद्घाटित किया? तो भैया इनका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का अमित शाह है। तो अमित शाह ने क्या किया? अहमदाबाद के नरनपुरा क्षेत्र में अमित शाह ने 16 सितंबर 2025 को भारत का सबसे बड़ा आधुनिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स उद्घाटित किया, जिसे भारतीय खेल इतिहास का एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। इस परियोजना पर लगभग 825 करोड़ की लागत आई है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक्वाटिक कॉम्प्लेक्स, इंडोर व आउटडोर खेलों के लिए अत्याधुनिक एरेना, खिलाड़ियों हेतु प्रशिक्षण केंद्र और आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, किसमें? तो ये जो भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ठीक है, कहाँ बनाया गया? अहमदाबाद के नरनपुरा क्षेत्र में बनाया गया है। ठीक है, देखिए कितने बढ़िया से मुस्कुरा रहे हैं अमित शाह जी, है ना। देखते हुई नहीं हो आप लोग तो फिर कैसे मजा आएगा। चलो 34वां प्रश्न कहता है 11 सितंबर 2025 को यूएन विवेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में दूसरी बार किसको नियुक्त किया गया था? तो सीमा स्वामी बहूस को। किसको? सीमा स्वामी बहूस को। अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? एंटोनियो गुटेरेस है और एंटोनियो गुटेरेस ने इनको नियुक्त किया। तो 11 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जॉर्डन की वरिष्ठ राजनयिक डॉक्टर सीमा स्वामी बहूस को दूसरी बार यूएन विमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। यह कदम संगठन में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यूएन विमेन संयुक्त राष्ट्र की वह एजेंसी है जो वैश्विक स्तर पर क्या करता जी? महिला अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का कार्य करती है। ठीक है, आई बात समझ में? अब बात करेंगे 35वां प्रश्न की। 35वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि ओपन सेक्शन का विजेता कौन है? तो अनीस गिरी है। इस बात को मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, ये प्रश्न आपको मैंने अभी पहले ही कराया है, बस इतना याद रखना है। 36वां प्रश्न देखिएगा, कहता है सैमुअल उमटीटी ने किस तारीख को पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दिया? तो भैया ये जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं फुटबॉल खिलाड़ी, इनका नाम सैमुअल उमटीटी है। ये फ्रांस के विश्व कप विजेता डिफेंडर सैमुअल उमटीटी ने क्या किया? 15 सितंबर 2025 को, कब? 15 सितंबर 2025 को पेशेवर फुटबॉल से क्या कर लिया? संन्यास इन्होंने ले लिया। इन्होंने क्या किया? संन्यास ले लिया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो जो आगे इसके बारे में बता देते हैं। इनकी उम्र केवल कितने वर्ष की है? अभी ये केवल 31 साल के हैं, जो खेल करियर के लिहाज से बहुत ही कम है और उनका यह फैसला लगातार उनकी जो घुटना है उसकी चोट की वजह से आया, जिसने उनकी खेल और फिटनेस को बुरी तरह प्रभावित किया और उन्हें संन्यास लेने पर मजबूर होना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न कहता है दोस्तों, 37वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि 2025 दलीप ट्रॉफी फाइनल कहाँ खेला गया था? तो 2025 का जो दलीप ट्रॉफी है क्रिकेट के क्षेत्र में खेला जाता है और यह बेंगलुरु में खेला गया। यानी 2025 की दलीप ट्रॉफी फाइनल बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला गया, जिसमें सेंट्रल जोन ने क्या किया भाई? इसने साउथ जोन को 6 विकेट से हरा करके खिताब जीता। अब ये जो सेंट्रल जोन था उसके जो कप्तान थे वो कौन थे? रजत पाटीदार। जी हाँ, वही आरसीबी के कप्तान। इन्हीं के कप्तानी में आरसीबी पहली बार क्या होता है?
कप उठाता है और इन्हीं की कप्तानी में सेंट्रल जोन ने भी लगभग 11 साल बाद ट्रॉफी जीती। तो यह जीत क्या है उनके लिए काफ़ी ऐतिहासिक रही, क्योंकि 11 साल बाद उन्होंने यह ट्रॉफी जीती थी। पिछली बार 2014-15 में पीयूष चावला की कप्तानी में उन्होंने यही सफलता हासिल की थी। किसने? सेंट्रल जोन ने, ठीक है, 11 साल पहले पीयूष चावला की कप्तानी में। और तब भी फाइनल में उनके सामने कौन था? साउथ जोन ही था। यानी साउथ जोन 2 बार हारा है, किसके साथ? किसके आगे? सेंट्रल जोन के आगे, है ना। चलिए बात करते हैं आगे 38वां प्रश्न की। 38वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? 38वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है वर्ष 2025 की पहली छमाही में कोटक 811 दुनिया का कौन सा सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला बैंकिंग ऐप बन गया? तो यह दुनिया का तीसरा बन जाता है, ठीक है, तीसरा बैंकिंग ऐप बना जो डाउनलोड किया गया। तो कोटक महिंद्रा बैंक का डिजिटल प्लेटफॉर्म कोटक 811 यानी 811 वर्ष 2025 की पहली छमाही में, है ना, शुरुआती 6 महीने के अंदर ही दुनिया के तीसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला बैंकिंग ऐप बन गया। इस अवधि में इसे 1.6 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया, जिसे एसबीआई योनो को भी, इसने एसबीआई और योनो को भी पीछे छोड़ दिया, जिसके डाउनलोड लगभग कितने थे? 1.4 करोड़ थे। कोटक 811 ने इस दौरान 250% की उल्लेखनीय साल वृद्धि दर्ज की, जो इसे वैश्विक स्तर पर सबसे तेज वृद्धि वाला ऐप बनाता है दोस्तों। बात करते हैं 39वां प्रश्न की। 39वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है मिंत्रा और सौरव गांगुली द्वारा लॉन्च किए गए नए ब्रांड का नाम क्या है? तो उसका नाम है सौराग्य। क्या नाम है दोस्तों? सौराग्य नाम है ना। तो भारत की प्रमुख फैशन ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा रे जानते हैं, मिंत्रा ऐप है, ठीक है। तो पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली, इन दोनों ने एक साथ मिलकर के एक नया प्रीमियम एथनिक बियर ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है सौराग्य। इस ब्रांड का नाम सौरभ और गांगुली के नाम से लिया गया है और यह लॉन्च विशेष रूप से दुर्गा पूजा 2025 से पहले किया गया है, ताकि बंगाल और पूर्वी भारत के प्रमुख त्यौहार और खरीदारी के मौसम का फ़ायदा उठाया जा सके। यही सौराग की खासियत है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 40वां। कौन सा प्रश्न है? 40वां प्रश्न है। 40वां प्रश्न कह रहा है कि आचार्य देवव्रत ने किस तारीख को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? तो जो आचार्य देवव्रत है क्या है? महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ लिया। कब लिया? तो 15 सितंबर 2025 को। दोस्तों जो गुजरात के राज्यपाल थे आचार्य देवव्रत, इन्होंने ही 15 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला, अतिरिक्त प्रभार की शपथ लिया। यह समारोह मुंबई राजभवन में आयोजित हुआ, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। यह नियुक्ति महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के 15वें उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद हुई। ध्यान रखिएगा, जो सीपी राधाकृष्णन है इससे पहले महाराष्ट्र राज्य के ही क्या थे? वे राज्यपाल थे, लेकिन अब तो वो जो है कि उपराष्ट्रपति बन गए। तो उपराष्ट्रपति बन के तो जाहिर सी बात है राज्यपाल पद से क्या करेंगे? इस्तीफा देंगे। तो जब इस्तीफा देते हैं तो महाराष्ट्र में राज्यपाल का पद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर जो गुजरात के राज्यपाल थे आचार्य देवव्रत, उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक जो ये होता है आपका राज्यपाल, वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 41वां कि सेवा एवं राष्ट्र भावना अभियान किस अवधि में मनाया जा रहा है? तो सेवा एवं राष्ट्र भावना की जो अवधि है वह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में मनाया जा रहा है दोस्तों। यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा एवं राष्ट्र भावना अभियान विशेष नागरिक सहभागिता के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य समाज में सेवा, राष्ट्र निर्माण, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करना है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं 42वां प्रश्न की। किसकी बात करते हैं जी? 42वें प्रश्न की बात करते हैं। 42वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है एपेक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो यह भैया ग्योंगजू में होगा। कहाँ पे? ग्योंगजू में। मैंने बताया था यहाँ पे कि जो उत्तर कोरिया है उसको ये सब चाहते हैं कि वो क्या कर दे, अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका विकल्प त्याग दे। तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका इन दोनों ने बढ़ते वैश्विक तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। यानी अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों ही चाहते हैं कि कोरियाई प्रायद्वीप पर
कोई भी देश परमाणु हथियार न रखे, जबकि आप जानते हैं उत्तर कोरिया रखता है। तो उत्तर कोरिया लगातार अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है, जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्या है, अस्थिरता बढ़ गई है। लोगों में ये डर का माहौल भैया क्यों बढ़ा रहा है, ठीक है, कहीं पूरे दुनिया पे एक साथ हमला तो नहीं कर देगा तो बड़ी भारी तबाही मचेगी, ठीक है। वैसे है भी वो तानाशाह। 42वां कहता है कि एपेक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया, अच्छा ये तो हो गया। 43वां प्रश्न कहता है कि भारतीय स्टेट बैंक ने यस बैंक में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची, तो 13.18% हिस्सेदारी बेची। इसको तो अभी हमने आपको कल ही बताया था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को भी जरा देख लीजिएगा। कहता है एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो है राणा आशुतोष कुमार सिंह बने। इसको भी मैंने आपको भी कल ही कराया, ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद 45वां प्रश्न है, ये बात भी हो गई। 46वां, 47वां, है ना, और 48वां भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 48 प्रश्न था। ये सारा जो नीचे के 3-4 प्रश्न हैं अभी हमने कल वाले करंट में ही करवाया है, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे वन लाइनर करंट की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे वन लाइनर करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो भारत में 11 सितंबर 2025 को कितनी गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल किया गया, तो 250 गीगावाट। दूसरा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343। तीसरा, टिहरी झील पर्यटन परियोजना के लिए भारत सरकार और एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है, तो भैया 126.42 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए इन्होंने क्या किया, समझौता किया है, ठीक है। आई बात समझ में। आगे ध्यान दीजिएगा चौथे प्रश्न से, ठीक है। चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के नए गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बने श्रीनिवास इंजेटी। हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 14 सितंबर। सऊदी अरब के किस शहर में साजेक्स 25 का आयोजन किया गया, तो यह है सऊदी अरब के जिद्दा में आयोजित किया गया। 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य क्या है, 500 गीगावाट। 11 सितंबर 2025 को मॉरीशस के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने भारत का दौरा किया, तो नवीन चंद्र राम गुलाम थे। कौन थे, नवीन चंद्र राम गुलाम थे। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, सुशीला कार्के बनी। इस प्रकार से आपके वन लाइनर क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से आपके वन लाइनर करंट अफेयर हो जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार दिया गया, ठीक है, जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है दोस्तों। आगे 11वां क्या कहता है, 11वां कहता है कि 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ, तो वह कोलकाता में हुआ। 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन, ठीक है। 12वां कहता है बैराबी सौरांग रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है, मिजोरम, जहां पे मोदी जी ने क्या किया, यहाँ पे इन परियोजनाओं को उद्घाटन किया। कोसी मेची नदी लिंक परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो भैया कोसी नदी मुख्यतः बिहार में क्या होती है, प्रभावित होती है, तो यह बिहार राज्य से संबंधित है। 14वां प्रश्न कहता है कि भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से एकीकृत 3D एयर सर्विलांस रडार को कमीशन किया, उसका नाम क्या है, तो लांजा एन, क्या जी, लांजा एन है। और भारतीय प्रबंध संस्थान यानी IIM अहमदाबाद ने किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित किया, तो उसने दुबई शहर में स्थापित किया। कहाँ पे, दुबई के अंदर स्थापित किया दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे जो कि 16वां से बात करते हैं, ठीक है, 16वें प्रश्न से। तो भैया जो 16वां प्रश्न है वो कहता है 12 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष पर पारित प्रस्ताव का नाम क्या था, तो भैया वह जो है कि न्यूयॉर्क घोषणा, ठीक है। यानी संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो है कि हर साल सितंबर माह में बैठक होता है। तो इस समय जो है कि फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष पर प्रस्ताव लाया गया है ना, फ्रांस और सऊदी अरब के द्वारा। वह जो प्रस्ताव लाया गया वो किस नाम से लाया गया है, न्यूयॉर्क घोषणा के नाम से लाया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 सितंबर 2025 के बीच कितने राज्यों का दौरा किया, तो 5, मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का। अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने अपने अनुबंधों के लिए 10,000 करोड़ से अधिक के इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड जारी किया है, तो उस बैंक का नाम क्या है, ठीक है, उस इंश्योरेंस श्योरिटी कहाँ गया, हाँ, उस संस्था का नाम क्या है, तो उस संस्था का नाम है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी किया, ठीक है। 19वां प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे दक्षिणी परियोजना ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का कुल परिव्यय या कुल लागत कितना है, तो 72,000 करोड़ है। यानी कि जो ग्रेट निकोबार द्वीप है या कहें कि निकोबार जो आइलैंड है, यहाँ पर 72,000 करोड़ का जो है कि परियोजना को सौंपा गया है, या फिर कहें कि परियोजना का कुल परिव्यय या लागत है, ठीक है, कितना, 72,000 करोड़।
20वां प्रश्न कहता है अगस्त 2020 में भारत की खुदरा महंगाई यानी CPI कितनी थी? तो भैया 2025 में भारत की खुदरा महंगाई यानी कि CPI 2.07% था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है 21वां, ये कहता है कि 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रृंखला का पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता था दोस्तों? तो जीता था द स्टूडियो ने। किसने जीता था? द स्टूडियो ने। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं आगे। द स्टूडियो। अगला प्रश्न कहता है विश्व मुक्केबाजी 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किस भारतीय मुक्केबाज ने जीता? तो जैस्मिन लैम्बोरिया ने। किसने जीता था? जैस्मिन लैम्बोरिया ने। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रृंखला का पुरस्कार किस शो को मिला? तो वह सेवेरेंस को मिला। किसको मिला? किस शो को मिला था? तो सेवेरेंस को मिला था। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है केंद्र सरकार ने किस IAS अधिकारी को नया उपचुनाव आयुक्त किया है ना? केंद्र सरकार ने किस IAS अधिकारी को नया उपचुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया है? तो पवन कुमार शर्मा को। किसको दोस्तों? पवन कुमार शर्मा को नियुक्त कर दिया है। भारत और नॉर्वे के बीच हाल ही में हुई पहली समुद्री वार्ता कहाँ पे भैया? भारत और नॉर्वे के बीच में पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता होता है। इनमें किन दो संधियों पर विशेष रूप से चर्चा हुई? तो एक तो NPT और दूसरा रासायनिक हथियार संधि। यानी जब भारत और नॉर्वे आपस में मिलते हैं, समुद्री सुरक्षा वार्ता पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो उसमें बात आती है NPT और CWC की। इसी पर क्या करना है क्लास? एक मिनट में। हाँ, तो भारत और नॉर्वे के बीच जो पहली समुद्री वार्ता था, किन संधियों पर मतलब चर्चा हुआ? तो NPT और CWC। अब इसी पर जो है कि मैंने क्लास में कितनी बार बताया है, खास करके UG की क्लास में जो CUT UG की चलती है। NPT का मतलब होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि, और CWC का मतलब होता है केमिकल वेपन कन्वेंशन, है ना? क्या होता है? केमिकल वेपन कन्वेंशन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है 26वां। ठीक है, 26 से लेकर 30 तक देखिए। 26वां प्रश्न कहता है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को नियुक्त किया। किसको? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को। 27वां प्रश्न कहता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह जो कि 17 सितंबर को मनाया जाता है। 28वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की अध्यक्षता किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। ठीक है, किसका भैया? तो केंद्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की। 29वां प्रश्न कहता है PM मोदी द्वारा पांडुलिपि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो विज्ञान भारत पोर्टल है। ठीक है, पांडुलिपि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने वाली पहल विज्ञान भारतम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, दस्तावेजीकरण और सुरक्षित भंडार करना। क्या जी? सुरक्षित भंडार करना। ठीक है, 30 सवाल हो गए। यहाँ पे और भी सवाल हैं। 31वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसे बांस उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो वह पूर्वोत्तर राज्य। यानी पूर्वोत्तर राज्य में क्या होता है? मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बांस का उत्पादन होता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो अमित खरे को नियुक्त किया गया। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 के चेंगदू वर्ल्ड गेम्स से 1000 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता? तो आनंद कुमार वेल कुमार ने जीता। 34वां प्रश्न कहता है कि अगस्त 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? तो ओरला प्रेंडरगास्ट ने। ठीक है, ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ। और मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता ICC का? तो वह मोहम्मद सिराज ने जीता। 35वां प्रश्न कहता है कि अल्बानिया ने अपने पहले AI कैबिनेट का नाम क्या रखा है? तो DLA रखा है। क्या? DLA रखा है। 36वां प्रश्न कहता है कि डेविस कप 2025 भारत की जीत के नायक कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुमित नागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुमित नागल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उसके आगे 37वां प्रश्न का। ये कहता है स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो आनंद कुमार वेल कुमार ने ही जीता। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक नोटों की जानकारी के लिए लॉन्च की गई माइक्रो साइट का नाम क्या है? तो वह है indiancurrency.rbi.org.in। इस पर आप क्या कर सकते हैं? अपना एप्लीकेशन भी भेज सकते हैं। ठीक है, और ये जो एक मिनट मतलब ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे जो है कि आप टाइप करके ये पता कर सकते हैं या फिर जो है कि ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कौन सा नोट नकली है या फिर कौन सा नोट असली है। इसके लिए जो है कि बनाया गया था। इसके लिए RBI ने क्या किया? यह जो है कि एक वेबसाइट है लॉन्च करा है। ठीक है, 39वां प्रश्न कहता है
किस तारीख को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है? तो भैया किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को। अगस्त 2025 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला? तो भैया किसको बनाया गया? वह बनाया गया था मोहम्मद सिराज को। किसको बनाया गया? वह बनाया गया मोहम्मद सिराज को दोस्तों। ठीक है, आई बात समझ में इतनी? चलिए आगे बात करते हैं। आगे सुनिएगा, आगे 41वां से, ठीक है, 41वां सुनिएगा। कहता है दुर्गा पूजा 2025 से ठीक पहले मिंत्रा और सौरभ गांगुली ने मिलकर के कौन सा नया प्रीमियम एथनिक बियर लॉन्च किया? तो उसका नाम है सौराग्य। 42वां कहता है भारत का अब तक का सबसे बड़ा और आधुनिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ उद्घाटित किया गया? तो अहमदाबाद के नारायणपुरा क्षेत्र में किया गया। किसने किया? तो अमित शाह ने किया। 43वां प्रश्न कहता है 2018 फीफा विश्व कप विजेता फ्रांस टीम के किस डिफेंडर ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो सैमुअल उमटीटी ने। किस भारतीय बैंक का डिजिटल प्लेटफॉर्म कोटक 811 वर्ष 2025 की पहली छमाही में दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला बैंकिंग ऐप बना? तो वह है कोटक महिंद्रा बैंक। कौन है जी? कोटक महिंद्रा बैंक है। 45वां प्रश्न कहता है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार फाइड ग्रैंड स्विस खिताब जीता? तो वह वैशाली रमेश बाबू हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 2 बार फाइड ग्रैंड स्विस खिताब जीता। 46वां प्रश्न कहता है दलीप ट्रॉफी 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे मिला? तो वह मिला यश राठौड़ को। किसको मिला जी? यश राठौड़ को मिलता है। ठीक है, ये 50 प्रश्न तक हम लोग करेंगे, है तो इसे और भी ज़्यादा बाकी जो कि आपको दे दिया जाएगा 60 प्रश्न तक है, हम 50 प्रश्न तक आपको करवाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? यश राठौड़ तो हो गया, 46 तक हो गया। 47वां पढ़ते हैं। 47वां प्रश्न कहता है गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो भैया महाराष्ट्र का। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस वरिष्ठ राजनयिक को दूसरी बार UN वीमेन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो वह डॉक्टर सीमा बहुस को नियुक्त किया। 49वां प्रश्न कहता है कि 2025 में फाइड ग्रैंड स्विस ओपन खिताब जीत करके 2026 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए किसने क्वालिफाई किया? तो नीदरलैंड के ग्रैंड मास्टर है अनीस गिरी ने किया। किसने? अनीस गिरी ने किया दोस्तों। 50वां प्रश्न है कि दलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल किस टीम ने जीता और किसको हरा करके? तो सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को 6 विकेट से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया। आई बात समझ में? तो उसके आगे यहाँ पे 51, 52, 53, 54, 55 है, 3-4 पॉइंट और है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ से 51 देखिए, 51, 52, 53, 54, 55, 56 तक हो गया। रुक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 56 के बाद जो है कि 57 से लेकर के 60 तक चलते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे? अच्छे से लिख लेंगे। बाकी जो बच्चे स्टूडेंट्स या जो भी डियर स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश भी नीचे है। ठीक है, आई बात समझ में? अब जैसे यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया गया, आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल का आपको सब्सक्राइबर का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। तो कुल मिला के मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर आप कोई भी PDF वगैरह चाहते हैं तो आप जो है कि इन पर मैसेज करके या इन चैनल से जुड़ करके आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। सभी को समझ में आया ना? बताइए एक बार ज़रा सा, क्या सभी को समझ में आ गया? क्या सभी को समझ में आ गया दोस्तों? एक बार बताइएगा। अगर सभी को समझ में आ गया तो भैया इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ठीक है, बड़ी बात तो अलग बात है, लेकिन इससे अच्छी बात क्या हो सकती है दोस्तों? कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, यानी कि कल 22 सितंबर के करंट अफेयर की क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।